आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जीव विज्ञान शिक्षण पढ़ाऊंगा। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है कोशिका संरचना एवं पौधे के अंग। तो आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है कोशिका। तो हम आज आपको पार्ट 7 बता रहे हैं कोशिका संरचना एवं पौधे के अंग के बारे में, यानी सेल स्ट्रक्चर एवं ऑर्गन ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो कोशिका है क्या, यानी सेल है क्या। तो कोशिका जो है यह जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो जो भी वर्ग जो है बहुकोश की जीवधारियों में संपन्न होते हैं, लगभग सभी क्रियाएं जो होती हैं कोशिका में भी संपन्न होती हैं। तो जीवधारियों की वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, कोशिका कहते हैं। होता क्या है, जैसे एक जो जीवधारी हैं, बड़े जीवधारी जो बहुकोश की जो जटिलतम जीवधारी हैं, उनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। तो यह सब क्रियाएं भी एक कोशिका के अंदर होती हैं। जनन भी होता है, तो कोशिका में भी जनन होता है, क्योंकि एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण जो होता है तो उसको जनन कहते हैं। कोशिका में होता क्या है, जनन जो होते हैं कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो कोशिका जो है जैसे बहुकोश की जीवधारी है, तो बहुकोश की जीवधारियों की संरचना का निर्माण जो होते हैं कोशिकाओं से होती है। तो कोशिका जो होती है जीवधारी की शरीर की जो होती है इकाई होती है। अच्छा, जो कार्य भी संपन्न होते हैं, मान लीजिए जो अंग हैं, कोई अंग जो होते हैं जैसे मान लीजिए यकृत है, तो यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। तो उस अंग का निर्माण जो होते हैं जो है, जैसे मान लीजिए कोशिका से ऊतक, ऊतक से ही ऊतक तंत्र, फिर मिलते हैं अंग बनते हैं। तो अंग के निर्माण की जो भी है छोटी इकाई वह भी क्या होती है, कोशिका होती है। पूरे शरीर, अच्छा, कई अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, फिर कई अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो चाहे आप शरीर की इकाई मानिए और चाहे अंग की इकाई मानिए, तो शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो जो भी कार्य संपन्न होता है शरीर के अंदर, तो उसमें कई कोशिकाएं भाग लेकर के जो है उस अंग का निर्माण करती हैं। मान लीजिए जो अंग एक कार्य कर रहा है, तो उस अंग के निर्माण में कई कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसलिए कोशिकाएं जो होती हैं शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। तो कोशिकाएं जो होती हैं जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जिस प्रकार से एक बहुकोश की जीवधारी में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। लेकिन जो बहुकोश के जीव होते हैं वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि एक कोश के जीव जो हैं केवल एक कोशिका से बने होते हैं। तो जो भी क्रियाएं बहुकोश की जीवधारी में संपन्न होती हैं, लगभग वही संपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं जैविक क्रियाएं एक कोश की जीवधारी के अंदर संपन्न होती हैं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि बोतल के एक कार की पतली परत लिया और स्वनिर्मित सुंदरसी द्वारा जब इन्होंने बोतल की पतली परत में अध्ययन किया, तो देखा कि उसमें छोटे छोटे जो हैं कक्ष दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो होते हैं छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए। तो जिसका नाम इन्होंने रखा कोशिका, क्योंकि कोशिका जो है, जो कोशिका का जो इंग्लिश शब्द है वह सेल है। तो सेल को उन्होंने लिया सेल्ली नामक शब्द से। तो सेल्ली नामक जो है, सेल्ली जो है लैटिन वर्ड है। अब इसको लेकर के सेल्ली लैटिन वर्ड से इन्होंने सेल का नाम दिया। तो अब चूँकि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया था कि मृत कोशिका का अध्ययन किया था। लेकिन इसके बाद जो है सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो अब इस रॉबर्ट हुक, चूँकि जो कोशिका होती है वह सूक्ष्म होती है, तो इसका अध्ययन जो है सुंदरसी के द्वारा ही संभव हो सका। तो कोशिका का अध्ययन जो है वह कोशिका विज्ञान कहलाता है।
यानी साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका के प्रकार की बात करते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिकाएं वैसे तो जो हैं जीवधारियों में 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम आपको एक तीसरे प्रकार की बता रहे हैं जो है इसमें आपको 3 प्रकार की कोशिका दिखा रहे हैं कि कोशिकाएं में 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक और जो है एक होती है मीसोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है यह आद्य कोशिका होती है, यानी प्राचीनतम कोशिका होती है, सरलतम कोशिका होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है जटिलतम कोशिका होती है, और जो मीसोकैरियोटिक कोशिका होती है दोनों कोशिकाओं के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो 3 प्रकार की कोशिका जो होती है जीवधारियों में पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या? तो यह सरल कोशिकाएं होती हैं, इनमें केवल कोशिका कला होती है। वैसे तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं जैव जगत में, सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक जो है अर्धपारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं। तो अच्छा, इस झिल्ली का गुण क्या होता है कि आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है और अनावश्यक पदार्थों को जो है बाहर आने भी देती है। तो इसको आप अवकली पारगम झिल्ली भी कहते हैं या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी डिफरेंट करती है पदार्थों को, सिर्फ आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ को ही, यानी आवश्यक पदार्थ को जाने देती है, अनावश्यक पदार्थ को जो है बाहर निकलने देती है। तो जितनी भी कोशिकाएं जैव जगत में पाई जाती है सब कोशिकाएं जो होती हैं डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन यानी अवकली पारगम झिल्ली द्वारा घिरी होती है। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है सरलतम कोशिकाएं होती हैं, इनमें केवल कोशिका कला होती है और झिल्ली कोशिकाएं जैसे अंतःप्रतव्य जालिका, गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम नहीं होती। तो इसमें कोशिका कला होती है, लेकिन जो झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। अच्छा, इसके आनुवंशिक पदार्थ कैसे होते हैं? जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वह अतिबलित होता है, यानी अत्यधिक कुंडलित रूप में होता है, तथा इसमें जो गुणसूत्र होते हैं गोलाकार होते हैं और इसका जो गुणसूत्र होता है केवल डीएनए का बना होता है। इसके साथ इसमें क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन नहीं होते हैं, क्योंकि अब जो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है सिर्फ डीएनए होते हैं, वह कुंडलित होते हैं, अतिबलित होते हैं, यानी अत्यधिक कुंडलित अवस्था में होते हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, यानी सिर्फ डीएनए के रूप में ही आनुवंशिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ जो हैं कोशिका द्रव में पड़े रहते हैं, यानी जो हैं आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई। अगर झिल्ली पाई जाती तब तो यहाँ पर पूर्ण विकसित केंद्रक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है, तो कोशिका द्रव में जो है आनुवंशिक पदार्थ वो पड़े रहते हैं। तो इसके बाहर की ओर केंद्रक का आवरण भी नहीं होता, यानी केंद्रक कला नहीं पाई जाती। तो यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं जीवाणु में पाई जाती हैं, नीले हरे शैवाल में, और प्लूरोनिमोनिया सदृश कोशिकाएं जिसे माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। यह सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। अगर आप संक्षेप में कहें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिनमें पूर्ण विकसित, जिनमें झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग और पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है यह जीवाणु, नीले हरे शैवाल और प्लूरोनिमोनिया सदृश कोशिकाएं जिससे माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब आपसे बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका है क्या। तो यूकैरियोटिक कोशिका आप कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपोजिट होता है। होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने आप बताया सरल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जटिल होती हैं। तो जीव जगत के अधिकांश जीवों में जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। चूंकि हमने आप बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जाल के, ये सब हमने आप बताया कि नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं गुणसूत्र के रूप में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने आप बताया कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसमें डीएनए होते हैं और वह अतिबलित होते हैं, यानी अत्यधिक कुंडलित अवस्था में होते हैं, लेकिन और उसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं था, यानी डीएनए के साथ हिस्टोन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं मिल करके, यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ इसमें जो होते हैं गुणसूत्र के रूप में होते हैं और केंद्रक कला द्वारा जो है कोशिका द्रव्य से अलग होता है। कहने मीन्स कि अब उस जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। तो जब झिल्ली उपस्थित हो गई तो पूर्ण विकसित केंद्रक यहाँ पर उपस्थित हुआ, यानी कहने मीन्स केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला उपस्थित हो गई, यानी अब यहाँ पर पूर्ण विकसित केंद्रक है, पूर्ण विकसित कोशिका के अंग उपस्थित हैं। तो अब आप कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है कि ऐसी कोशिका जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक और जो है झिल्ली से घिरे हुए पूर्ण विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो अब इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर बना जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में उपस्थित, चूँकि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन जो होते हैं ये क्षारीय प्रोटीन होते हैं और डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब चूंकि अब अगर आप एयर करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका किन जीवों में पाई जाती है, तो जीवाणु, नीले हरे शैवाल और आप बताएं माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग जितने भी जीवधारी हैं सब की कोशिकाएं जो होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं। अब तीसरा है मीसोकैरियोटिक कोशिका। तो मीसोकैरियोटिक कोशिका है क्या, तो इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक कला तो होती है किंतु आनुवंशिक पदार्थ अनावृत डीएनए होता है, यानी मीन्स यहाँ पर जो है आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं अनावृत डीएनए होता है, यानी बिना घेरा जो होते हैं डीएनए होता है। इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते और हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। अतः यह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच की स्थिति को प्रदर्शित करती। जो मीसोकैरियोटिक होती है यह दोनों के बीच की स्थिति को दर्शा रही है। तो अब इसका उदाहरण जो है डायनोफ्लैजलेट है। तो डायनोफ्लैजलेट जो होते हैं यह एक कोश की जो हैं यह जल में, यानी एक कोश की जो होते हैं यह जली जो प्राणी होते हैं, यानी यह इनको आप कह सकते हैं कि यह जो है जंतु प्लवक के अंतर्गत आते हैं डायनोफ्लैजलेट। अब इस जो है मीसोकैरियोटिक का उदाहरण जो होते हैं डायनोफ्लैजलेट होते हैं। तो यह जो होते हैं दोनों के बीच की कंडीशन को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी इसमें केंद्रक कला तो है लेकिन आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं अनावृत जो होते हैं डीएनए होते और हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं होती। अब आपसे बात करते हैं पादप एवं प्राण कोशिका में अंतर, यानी वनस्पति एवं जंतु कोशिका में अंतर, यानी दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो आपको एक तरफ पादप कोशिका बता दे रहे हैं, एक तरफ जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में पहला अंतर है कि इसमें क्या होती है कि कोशिका कला के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। जो पादप कोशिका होती है तो पादप कोशिका में प्रायः कोशिका कला के चारों सेल्यूलोज की बनी, जो सेल्यूलोज जो होती है यह निर्जीव पदार्थ होती है, इसी की बनी जो होती है दृढ़ एवं निर्जीव
कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। लेकिन जो जंतु कोशिका यानी प्राण कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यानी कहने मीन्स सिर्फ कोशिका कला ही उपस्थित रहेगी जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका कला के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती। अब दूसरे अंतर आप देख लीजिए कि पादप कोशिका में क्या होती है कि जो परिपक्व जो मेच्योर कोशिका होती है, इनके बीच मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है या खाद्यान्नी पाई जाती है। लेकिन प्राण कोशिका में ऐसा नहीं होता। यानी प्राण कोशिका के परिपक्व प्राण कोशिका के मध्य भाग में बड़ी रिक्तिका नहीं पाई जाती। अगली पॉइंट है तो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल होती है, इसके कोशिका द्रव्य में लवक उपस्थित होते हैं। लेकिन प्राण कोशिका में यानी जंतु कोशिका में लवक का अभाव होता है, लवक नहीं होते। तो लवक होते हैं क्या कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। तो पौधे जो होते हैं इन्हीं के कारण जो होते हैं भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधे जो होते हैं स्वकोशीले होते हैं। लेकिन प्राणी में जो होते हैं जो जंतु कोशिका होती है, इसमें लवक उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण जो प्राणी कोशिका होती है वो परपोषी होती है, यानी दूसरे जीवों से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। अगली बात पादप कोशिका में, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल यानी तारककाय एवं तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जो प्राणी कोशिका होती है जंतु कोशिका होती है, इसमें उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल जो होते हैं उपस्थित होते हैं। अब पादप कोशिका की बात करेंगे तो इसमें गाल्जिकाय जो है कम विकसित होते हैं एवं छितरे होते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन प्राण कोशिका में क्या होते हैं गाल्जिकाय पूर्ण विकसित होते हैं एवं अस्पष्ट होते हैं। अब इसी बात को हम आपको संरचना में दिखा दे रहे हैं कि कैसे अब आप क्लियर हो जाएं आगे। तो यहाँ पर हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा दे रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो यह आपको पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और यहाँ पर एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। आपसे हमने पहले पॉइंट बताया कि इसमें कोशिका कला के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें निर्जीव कोशिका भित्ति जो है यहाँ पर कोशिका कला है, इस कोशिका कला के चारों ओर जो होती है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यहाँ कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है इसमें सिर्फ जो होती है कोशिका कला उपस्थित है, कोशिका भित्ति नहीं। दूसरी बात हमने बताया कि परिपक्व कोशिका के बीच में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो यहाँ पर बड़ी रिक्तिका या राजधानी आपको दिखाएं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिल रहा है। फिर तीसरी बात आपको बताया कि कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। तो लवक में यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, यह क्या है लवक। तो लवक में आपको हरित लवक को दिखाए हैं, क्योंकि लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। यहाँ पर हम आपको हरित लवक दिखाए हैं, यानी इसमें लवक जो होते हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर लवक नहीं पाई जाती। फिर चौथी बात जो है इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में तो नहीं दिखाए हैं केंद्रक के समीप जो है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। और चूंकि सेंट्रोसोम जो होते हैं वह सेंट्रोसोम का निर्माण जो है वह एक जोड़े जो है तारक केंद्रों से होता है। दो जो इसमें आपको देखेंगे कि सेंट्रोसोम का निर्माण जो होते हैं वह 2 जोड़े तारक केंद्रों से होता है। तो अब चूँकि पूरी फिगर इसमें नहीं शो किया गया है, लेकिन अब आपसे बता दे रहे हैं कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वह तारक केंद्रों यानी सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, जिसे डायरेक्ट यहाँ पर सेंट्रोसोम दिखाया गया है। यानी सेंट्रोसोम एवं सेंट्रियोल जो होते हैं दोनों अनुपस्थित होते हैं, किसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में उपस्थित होते हैं। फिर इसमें गाल्जिकाय कम विकसित एवं छितरे होते हैं। तो जो प्लांट सेल होती है गाल्जिकाय जो होते हैं कम विकसित होते हैं और छितरे हुए होते हैं, इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं इसमें गाल्जिकाय जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको गाल्जिकाय को शो किया गया है कि पूर्ण विकसित होते हैं और अस्पष्ट रूप में पाए जाते। तो इस प्रकार से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर दिए। अब आगे बात हम आपसे करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में।
तो कोशिका की संरचना में अगर आप चाहे प्लांट सेल देखें चाहे एनिमल सेल देखें, तो जिसे हम आपको प्लांट सेल में ही दिखा दे रहे हैं कि कोशिका है क्या। तो कोशिका में अगर आप ध्यान देंगे तो कोशिका जो होती हैं में कोशिका कला चारों ओर उपस्थित होती है, और कोशिका कला के चारों ओर कोशिका भित्ति, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब इसके अंदर जो है जीवद्रव उपस्थित होता है, कोशिका के अंदर जो होते हैं जीवद्रव। तो जीवद्रव दो भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। तो इस केंद्रक के चारों ओर का भाग कोशिका भित्ति, यानी केंद्रक के चारों ओर का भाग जो है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ भाग, कोशिका केंद्रक के चारों ओर और कोशिका भित्ति से घिरा हुआ जो भी भाग होता है जीवद्रव्य का, वह कोशिका द्रव कहलाता है। और यह एक भाग जो है केंद्रक है। तो कोशिका द्रव और प्लस केंद्रक मिलकर के जीवद्रव्य कहलाते हैं। तो जीवद्रव्य में दो भाग मिले, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक। अब इस कोशिका द्रव के बारे में अगर आप देखेंगे तो कोशिका द्रव जो होती है इसके अंदर जो है अर्ध पारदर्शी, थोड़ा सा चिपचिपा जो है जेली के समान जो है उपस्थित रहता है। अब इसके अंदर जो है सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो सजीव पदार्थ के रूप में सजीव कोशिकांग होते हैं। तो सजीव कोशिकांग में इसमें उपस्थित हैं लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, अंतःप्रदव्य जालिका। तो यह सब क्या होते हैं, सजीव कोशिकांग के अंतर्गत होते हैं। अब निर्जीव के अंतर्गत अगर आप केयर करेंगे तो इसमें तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और संचित पदार्थ, जिसके बारे में आपको जो है थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो बताते हैं। तो यहाँ इतना पदार्थ जो होते हैं सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। तो और केंद्रक है, तो केंद्रक चारों ओर से जो केंद्रक के चारों ओर यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली दिखाए हैं। यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है राइबोसोम जो होते हैं उपस्थित हैं, और तो जो कोशिका द्रव में उपस्थित राइबोसोम होते हैं, ये चूंकि यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, यहाँ पर यूकैरियोटिक जो होते हैं एनिमल सेल है। तो इसमें जो राइबोसोम उपस्थित हैं वो 80 प्रकार के हैं, लेकिन जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होंगे राइबोसोम उसमें 70 इसलिए आपको हमने बताया कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 70 और 80 राइबोसोम दोनों प्रकार के उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाएं कि एनिमल सेल में सिर्फ आपको लवक नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि इसके अंतर्गत आपको सेंट्रोसोम को दिखा दिए। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें ऑक्सीशोषण की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है, जिसमें एडीपी से एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका के अंदर जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस स्थान पर जो है इनसे मुक्त ऊर्जा जो होते हैं उस कार्य को संपन्न करने में सहायक होती है। और हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक क्या होती है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है। तो इसमें हरित लवक में जो होते हैं सिक्के के ढेर समान जो रचनाएं पाई जाती हैं ग्रेनम कहते हैं, और हरित लवक का जो मैट्रिक्स भाग होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसमें जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है वह हरित लवक के ग्रेनम में भाग में होती है, और अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो यह हरित लवक और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों जो होती हैं यह दोहरी परत की झिल्लियों से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सूक्ष्म क्षण के समान रचना में दिखाई देती है, और जो हरित लवक होती है यह गोलाकार या अंडाकार रचना में दिखाई देती है। बात करते हैं गाल्जिकाय की। गाल्जिकाय है क्या? तो गाल्जिकाय जो है यह चपटी, यह लंबी चपटी और कुछ मुड़ी हुई बंद थैली के रूप में, और चूंकि इसमें चूंकि अनेक थैलियाँ होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं। तो गाल्जिकाय जो होती हैं इसमें जो होते हैं यह विभिन्न प्रकार के इसमें पदार्थ उपस्थित रहते हैं। और गाल्जिकाय क्या करता क्या है कि इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। जो भी कोशिका के अंदर
पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ, उनकी छटनी करता रहता है और अलग अलग थैलियों में बंद करता रहता है। और अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है यह केंद्रक के चारों ओर जो है और जाल के रूप में फैला होता है। तो यह जो है कंकाल के रूप में उपस्थित रहता है और कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। बात रिक्तिका की, रिक्तिका के अंदर रिक्तिका रस या कोशिका रस भरा रहता है। तो जो आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ होते हैं वह रिक्तिका के अंदर आकर एकत्रित होते हैं, इसलिए रिक्तिका को कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका उपस्थित होती है। तो केंद्रिका जो होती है झिल्ली विहीन सूक्ष्म गोलाकार रचना के रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक के अंदर उपस्थित जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो है क्रोमेटिन धागे मिलकर के पहले क्रोमेटिन जालिका का निर्माण करते हैं और यही क्रोमेटिन जालिका जो होते हैं गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको पादप कोशिका की संरचना के बारे में बताए। तो और जंतु कोशिका में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है इसमें यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह सेंट्रोसोम जो है यह तारे की किरणों के समान रचना में दिखाई देता है और दो जोड़े तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक जो जोड़े के तारक केंद्र होते हैं वह डिप्लोसोम कहलाते हैं। और अगर एक तारक केंद्र देखेंगे तो बैलगाड़ी के पहिए के समान होते हैं। तो तारक केंद्र जो होते हैं यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो पादप कोशिका को हम आपको रेखा चित्र द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में 3 भाग आपको दिखाएं, जीवद्रव, रेक्टिकाएं, कोशिका भी। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी जीवित पदार्थ हैं उसको जीवद्रव कहते हैं। रिक्तिकाएं यानी रिक्त स्थान आप जानते ही हैं। तो कोशिका के अंदर जो भी आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है उसे रिक्तिकाएं कहते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति है क्या, आपको बताएं कि पादप कोशिका के चारों ओर, जो भी कोशिका कला के चारों ओर जो दीवार पाई जाती है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका में 3 भाग मिले। अब इस जीवद्रव की बात करते हैं कि जीवद्रव में कौन कौन से भाग होते हैं। तो जीवद्रव में 2 भाग, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो आपको क्लियर है कि केंद्रक के चारों ओर का जीवद्रव का वह भाग जो केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होता है कोशिका द्रव कहलाता है, लेकिन पादप कोशिका निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरा होता है। अब इस कोशिका द्रव में 2 भाग हुए, एक एक्टोप्लास्ट या कोशिका कला, दूसरा मीसोप्लास्ट। एक्टोप्लास्ट है क्या, वही कोशिका द्रव का ही जो बाहरी भाग होता है वह कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है जिसे एक्टोप्लास्ट या कोशिका कला कहते हैं। मीसोप्लास्ट है क्या, तो अब एक तो हो गया एक्टोप्लास्ट। अब यहाँ पर रिक्तिका में थोड़ा सा केयर करिएगा, जो रिक्तिकाएं होती हैं तो रिक्तिका में 2 पार्ट हुए, 2 भाग हुए, एक रिक्तिका कला, एक रिक्तिका रस। तो वही कोशिका द्रव का ही बाहरी भाग, जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका के चारों ओर कोशिका द्रव एक पतली झिल्ली का निर्माण करता है जिसे रिक्तिका कला कहते हैं या टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब इसके अंदर जो है जो पाया जाता है तरल द्रव भरा रहता है उसी को कोशिका रस कहते हैं। क्योंकि जो पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं वही जाकर के रिक्तिका के अंदर संचित होते हैं जिसे कोशिका रस या रिक्तिका रस कहते हैं। तो एक्टोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट दोनों के बीच का जो भाग बच रहा है जिसे मीसोप्लास्ट कहते हैं। यानी कोशिका कला और रिक्तिका कला के बीच के भाग को मीसोप्लास्ट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं मीसोप्लास्ट में, मीसोप्लास्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक हाइलोप्लाज्म या साइटोसाल, दूसरा कोशिका द्रव मैट्रिक्स। तो हाइलोप्लाज्म या साइटोसाल है क्या, इसको ग्राउंड प्लाज्म भी कहते हैं। यानी जो परिध की ओर का कोशिका द्रव का भाग होता है
वह हाइलोप्लाज्म या साइटोसाल कहलाता है। लेकिन जो केंद्रक के समीप का भाग होता है कोशिका द्रव्य का, उसको कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स में ही जीवित कोशिकांग और निर्जीव पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो जीवित कोशिकांग में कौन कौन से होते हैं? अभी हमने आपको दिखाया, अंतःप्रदप बीजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारक काय, लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्फीरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, और यह जो होते हैं कि सूक्ष्म कण होते हैं, झिल्ली विहीन होते हैं। और लाइसोसोम जो होते हैं यह जो है जो अंदर आए हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उनके पाचन में सहायक होते हैं। चूँकि लाइसोसोम में जो होते हैं यह एक परत वाली झिल्लियों से घिरी जो होती थैलियाँ होती हैं, जो कि जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। अधिकांशतः जो होती हैं जंतु कोशिका में उपस्थित होती हैं, जो एंजाइम से क्रिया करने वाली कोशिका होती हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सब तो जीवित कोशिकांग के स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, और निर्जीव पदार्थ के रूप में संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे संचित पदार्थ में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, ये सब संचित पदार्थ के रूप में होते हैं। और स्रावी पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार के जो हैं हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब स्रावी पदार्थ के अंतर्गत, श्लेष्म पदार्थ, ये सब स्रावी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब जो होते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आज हम आपको कोशिका के बारे में बताए, कोशिका के प्रकार, प्राण कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताए, और कोशिका की संरचना के बारे में बताए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको जड़ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।